हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इससे पहले भी पिछले वीडियो में अनुच्छेदों पर मैं बना चुका हूँ एक वीडियो। उसी क्रम में आगे हम पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं आगे के अनुच्छेद। हमने पिछले वीडियो में भाग 4 तक चर्चा कर ली थी। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। भाग 4 36 से 51 तक था। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक था। उसके कुछ अनुच्छेद रह गए थे, जैसे कि अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, या इसको कहते हैं हम एकल नागरिक संहिता। तो एकल नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 44 में। तो आप ये कमेंट करके भेजेंगे कि भारत के किस राज्य में है समान सिविल संहिता लागू है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। क्लियर है बेटा? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में बालक बालिकाओं के लिए, माने बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन का वर्णन है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन का वर्णन है। अनुच्छेद 51 में ध्यान से समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में कई बार पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का जो कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का जो कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य है, ये बाद में जोड़ा गया और ये लिया गया रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य हमने किसके संविधान से लिए? रूस, यूएसएसआर या सोवियत संघ, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। सोवियत संघ, यूएसएसआर या रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए हमने, और ये बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का। तो अनुच्छेद 51 का बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा। इतनी बातें आप मौलिक कर्तव्य पर याद रखेंगे। अनुच्छेद 52 में, अब यहाँ से अनुच्छेद 51 तक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक की जो बात आएगी, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भाग 5 आएगा। ये भाग 5 भारतीय संविधान का भाग 5, अनुच्छेद 52 से 51 तक भारतीय संविधान का भाग 5। तो अनुच्छेद 52 में क्या वर्णित है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होती है बेटा? जिसका नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, कि राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने पदों पर बना रहता है, तो 5 वर्ष तक कोई राष्ट्रपति बन सकता है। और राष्ट्रपति पद की निर्वाचित होने के लिए अहर्ताओं का अर्थ होता है योग्यता। इसको हम योग्यता भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना अनिवार्य है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, अनुच्छेद 61 में
अब संविधान संशोधन अगर 61 की बात करें तो उसमें क्या है, आप इसके मुझे ज़रा कमेंट करके भेजिएगा। अनुच्छेद 61 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 61 में नहीं, संविधान संशोधन 61 में क्या किया गया, ठीक है ना। ये तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगा। आप अनुच्छेद 61 की बात करेंगे, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ की व्यवस्था, शपथ कैसे लेता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये सब बातों का वर्णन अनुच्छेद 69 में है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा कुछ मामलों में क्षमादान, राष्ट्रपति कुछ मामलों में क्षमादान दे सकता है, जैसे कि लिखा हुआ है दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, ये संवैधानिक भाषा लिखी हुई है। आप तो क्षमादान याद रखना, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद, और 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए हैं कि कोई मंत्री कब तक मंत्री बना रहेगा, ये सब शर्तें दी हैं अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आया है कंपटीशन में। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, याद रखेंगे बेटा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है, 79 में संसद का गठन है, और 80 में राज्यसभा की संरचनाएं और 81 में लोकसभा की संरचनाएं। 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसके सदस्य की आयु, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। यह एक स्थायी सदन होता है और कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीटों का पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, अनुच्छेद 82। ये क्या होता है, इसी के तहत एक परिसीमन आयोग का गठन होता है जो सीटों का परिसीमन करती है। सीटों की संख्या को बढ़ा घटा नहीं सकती, केवल सीटों का परिसीमन कर सकती है, वो होता है परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 के तहत। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, मतलब किस सदन की अवधि कब तक होती है, तो लोकसभा 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा अनंत काल तक चलती रहती है। तो संसद के सदनों की अवधि 83 में। 84 में संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएँ, कि कोई सदस्य संसद का कब तक सदस्य बना रहेगा, इसकी अहर्ताएँ 84 में। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सदन में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, 89 में, और 93 में 4 अनुच्छेद बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। सभापति तो आप लोग जानते ही हैं, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति को नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है,
और लोकसभा अध्यक्ष को भी उन्हीं सांसदों में से चुना जाता है और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। ठीक है। 98 अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय का वर्णन है अनुच्छेद 98 में। संसद के सचिवालय का वर्णन अनुच्छेद किसमें? 98 में। इसको आप याद रखना। अनुच्छेद 108 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें संयुक्त बैठक का वर्णन है। संयुक्त बैठक का वर्णन है। इस बैठक को बुलाता कौन है? इस बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, कर सकता नहीं, करता है लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। तो आप कमेंट करके मुझे वो सन लिखेंगे कि अभी तक कितनी बार भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। संसद के कितने संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? जॉइंट मीटिंग कहते हैं जिसको। धन विधेयक की परिभाषा 110 में, विधेयकों पर अनुमति 111 में, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको कहते हैं बजट, तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट शब्द का प्रयोग होता है अनुच्छेद 112 में। तो अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट शब्द का प्रयोग है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादनानुदान, ये 3 प्रकार के अनुदानों की चर्चा है अनुच्छेद 116 में। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से थे देखिए जरा। एक तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 79 संसद, 80 लोकसभा राज्यसभा, 80 81 लोकसभा, 51 का में क्या पढ़ा था सोचिए जरा आप लोग। 51 का में मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान, 61 में क्या है, 61 में सोचिए बोलिए साथ साथ में, 108 में क्या है, 79 में क्या है। तो ये महत्वपूर्ण थे, बाकी सभी को आप तैयार कर लीजिए। एक महान्यायवादी और छूट गया अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, तो आप इनको अलग से यदि लिख कर रिवाइज करेंगे तब याद होगा। और 1-2 बार मेरी वीडियो को सुन लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और इसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।